नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भी अडानी ग्रुप की एंट्री, कृषि समेत कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की तैयारी, कांग्रेस ने उठाए सवाल। राज्य में उपचुनाव के प्रचार के लिए मैदान में राजनीतिक दल, दोनों सीटों पर जीत का दावा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बोले, उपचुनाव में जीत पक्की। दून नगर निगम की स्वच्छता समिति फर्जीवाड़े में आखिर कब होगी कार्रवाई? एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही जांच रिपोर्ट, करोड़ों की रिकवरी का इंतजार। और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता पर दलित लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप, नामजद एफआईआर दर्ज, पार्टी ने किया निष्कासित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अब उत्तराखंड में भी अडानी ग्रुप दस्तक देने जा रहा है। कृषि समेत ऊर्जा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी निवेश की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि अगर अडानी ग्रुप कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करता है तो किसानों को भी फायदा होगा और राज्य में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। लेकिन अडानी ग्रुप के निवेश को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अडानी ग्रुप की दस्तक, राज्य के कृषि क्षेत्र में निवेश की तैयारी, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की योजना पर हो रहा काम, रोजगार के भी खुलेंगे द्वार, मगर विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में अब अडानी ग्रुप की एंट्री होने जा रही है। बताया जा रहा है कि अडानी समूह कृषि क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा। इसके अलावा ऊर्जा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। अडानी समूह के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि व उद्यान मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर प्रस्तावित निवेश पर चर्चा की है, जिसमें बताया गया कि समूह के पास उत्तराखंड में कृषि और बागवानी फसलों के भंडारण में निवेश की योजना है, जिससे न सिर्फ किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि रोजगार के भी द्वार खुलेंगे। अडानी ग्रुप के निवेश करने से राज्य में उत्पादित मोटे अनाज और फलों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों को अनाज और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही उपज को खराब होने से भी बचाया जा सकेगा। दरअसल उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जंगली जानवरों से भी किसानों की फसलों को अक्सर नुकसान होने का डर रहता है, जिसकी वजह से किसान औने पौने दाम में अपनी फसलों को समय से पहले ही बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर राज्य में भंडारण की सुविधा होगी तो किसानों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अडानी ग्रुप को प्रदेश सरकार की तरफ से सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द ही मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। अडानी ग्रुप के नॉर्थ जोन के चेयरमैन मुझसे मिलने आए थे और वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे अधिकारी यहाँ पर नहीं थे। अधिकारियों के साथ उनकी एक मीटिंग कराकर उत्तराखंड के फूड प्रोसेसिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उन्होंने 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इच्छा यहाँ पर जाहिर की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही इस पर अधिकारियों के साथ हम फैसला लेंगे और उसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा और कई लोगों को रोजगार ही मिलेगा। हालांकि अडानी ग्रुप के निवेश को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मनमाने तरीके से किसानों की फसलों को बेचा जाएगा, जिसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा बल्कि इन बड़े उद्योगपतियों को होगा। देखिए, अभी तो सूतना के पास लट्ठमरठ, कब आएंगे, क्या कोई सरकार ने खाका तैयार किया है, क्या कोई वार्तालाप हुआ है, किस चीज़ में निवेश करेंगे, किसका बात हुई है? अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। गणेश जोशी की ओर से दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप यहाँ उत्तराखंड में 500 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। गणेश जोशी के ऊपर जो उद्यान घोटाले के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उनका अपना विभाग है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है गणेश जोशी अब लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने राज्य के कई क्षेत्रों में निवेश की बात कही है,
जिसके फायदे की गारंटी विपक्ष मांग रहा है। अब देखना यह होगा कि इस निवेश का राज्य को कितना फायदा मिलता है और कितने रोजगार के द्वार खुलते हैं, क्योंकि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान भी राज्य के कई उद्योगों में निवेश किया जा चुका है, जिनके प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला योजना को लेकर बैठक की है। इस बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिले में विकास कार्यों के लिए साल 2024 और 25 का बजट 95,22,90,000 रुपए जारी किया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कई विभागों के बजट में इजाफा किया गया है। आगामी बजट है, पिछली बार 88 करोड़ रुपये था और इस बार इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी करके 95,22,00,000 जो हमारे सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उस प्रेरियों को पास किया गया और इसमें ये स्पष्ट है कि जो विभागों ने अच्छा काम किया लास्ट टाइम से उनका प्रेरियो बढ़ाया गया है। जो विभाग उसमें संतोष न किया, उस प्रकार कार्य नहीं कर पाए, तो उनका प्रेरियो में थोड़ा कटौती की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिकाओं की भर्ती का ऐलान किया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण कर पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है, लिहाजा नई सहायिकाओं की भर्ती भी होगी। उन्होंने कहा है कि जिन केंद्रों में कमी है सहायिकाओं की, उसे भी दूर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इस पूरे संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सभी उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो है हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ अपनी भूमिका निभा रही हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में एक सहायिका की आवश्यकता है, उसके लिए जल्दी से रिक्रूटमेंट हम लोग करें, इसके निर्देश जो है विगत जब मैंने समीक्षा बैठक ली थी तो निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो है उसकी सहायिकाओं के संदर्भ में जो शासनादेश निर्गत होना है वो निर्गत करते हुए बहुत जल्द जो है सहायिकाओं की भी नियुक्ति हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में अब कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव है और कांग्रेस दोनों ही उपचुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में निश्चित रूप से कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव जीतने का काम करेगी। मैं भी जो है संभवतः कल या परसों जो है बद्रीनाथ उपचुनाव में जाऊंगा, उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो है मंगलौर उपचुनाव में अपनी सहभागिता निभाने का काम करूँगा। वहीं मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव में दावेदारी कर रहे बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने नारसन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि आने वाले 10 जुलाई को मंगलौर की जनता बीजेपी के समर्थन में ही वोट करेगी। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने कहा है कि 23 साल बाद मंगलौर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। मैं इनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा, इनकी जो इच्छा है उन पे खरा उतरूंगा। मंगलौर में कोई कमी नहीं रहेगी। पहला काम, पहली नौकरी 1000 भाइयों को, बच्चों को, और वो भी पहले देखे जाएंगे जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए जिसका गुजारा नहीं हो रहा है उसको पहले नौकरी दिलाएंगे और देने का काम करेंगे। राजधानी देहरादून में कांग्रेस की प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस चेकिंग के दौरान नाम पर जबरन परेशान किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का स्टिकर लगी गाड़ियों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए राशन डीलर के साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स पर भी दबाव बना रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस को निष्पक्ष चुनाव का आश्वासन दिया है। देखिए, 2 दिन का प्रवास मेरा बद्रीनाथ विधानसभा का रहा है और 2 दिन मैं मंगलौर होके आया हूँ। एक बड़ी गंभीर चीज़ देखने को आई और हमारे विधायक गणों ने भी इस बात को देखा
कि दोनों जगह राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की बहुत सारी संख्या में गाड़ियां हैं और आम आदमी की गाड़ियां चेक हो रही हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों की गाड़ियां चेक हो रही हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के गोल पोस्टर्स लगे हैं, खासकर जो हरियाणा राजस्थान की गाड़ियां हैं, उनकी जांच नहीं हो रही, उनको रोका नहीं जा रहा, ना उनसे कोई पूछताछ हो रही है। इस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य स्तरीय कमेटी के करण महाराज जी और साथ में जो विधानसभा के उनके पार्टी के सदस्यगण हैं उनके द्वारा आज भेंट किया गया और उनके द्वारा उपनिर्वाचन में कुछ उनकी शिकायतें थी, उसके बारे में उन्होंने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। प्रत्यावेदन में उन्होंने इस बात पर अपना आपत्ति दर्ज किया है कि कुछ क्षेत्रों में जो है बाहर के वाहनों के द्वारा जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार में प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आदित्य राज सैनी और उनके नौकर पर नाबालिग का दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा है, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला आपको समझा देते हैं। रुड़की के शातरशाह गांव में 2 दिन पहले लापता हुई किशोरी का शव हाईवे किनारे पड़ा मिला। मृतका के परिजनों ने बताया कि घटना से पहले आरोपी नौकर नाबालिग को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो साथ ही कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। हाँ जी, उन्होंने उनका ही हाथ है मेरी लड़की को मारने में। क्यों, क्या बात हुई? क्या लड़की उन्होंने अपने जाड़ में फंसा रखी थी। हाँ। अमित सैनी ने। अच्छा। अन्य से डरा हुआ था, नुका हुआ था तेरे घर वाले को निपटा दूंगा, जीव चाहो उसे घर बुला लेता अपने। हाँ जी। बादाबाद में सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे जब बादाबाद की फोर्स गई वहाँ पे मौके पे, तो लड़की की वहाँ मौके पे सारी कार्रवाई करके जो विधिक कार्रवाई होती है उसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया। और चूँकि उस समय लड़की अज्ञात में थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित किया गया। शाम को वो नोन हो गई, परिजन आए और परिजन के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया था उनकी तरफ से, और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस को 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में जनता की आवाज उठाएंगे और बेहतर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुद्दों को उठाते हुए जनता के हक में लड़ाई भी लड़ेंगे। 10 वर्षों के बाद जो है कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का जो है दायित्व आया है और राहुल जी ने इस दायित्व को जो है कांग्रेस जनों की आह्वान पर, कांग्रेस जनों के कहने पर, तमाम लोगों के कहने पर इसका दायित्व का निर्वहन करने का निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने आज की तारीख में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसमें अहम भूमिका अदा करने का काम किया है। उनकी जो 2 पद यात्राएँ थी, उन 2 पद यात्राओं ने निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति के तहत सफाई कर्मचारियों के वेतन में हुए फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जांच रिपोर्ट हफ्ते भर पहले ही सौंप दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जांच रिपोर्ट में कुछ खामियां पाए जाने के बाद रिपोर्ट को वापस भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब फर्जीवाड़े की जांच होगी, कब इसमें खुलासा किया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। देहरादून नगर निगम के वार्डों में पर्यावरण स्वच्छता समिति के घोटाले से तो पर्दा उठ चुका है, लेकिन जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी ये रिपोर्ट एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल नगर निगम की ओर से स्वच्छता समिति के तहत सफाई कर्मचारियों के नाम पर हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट नगर आयुक्त को हफ्ते भर पहले ही सौंपी जा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से रिपोर्ट में कुछ कमियां आने पर नगर आयुक्त ने रिपोर्ट वापस नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भेज दी है और कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में तीसरी बोर्ड बैठक में फैसला लेने के बाद नगर निगम के सभी 100 वार्डों में सफाई के लिए स्वच्छता समिति बनाई गई थी और इस समिति के तहत हर वार्ड में 8 से 12 सफाई कर्मचारी बताए गए थे और 15-15 हजार रुपए स्वच्छता समिति को दिया जाता था। ऐसे में शहर भर में ये संख्या करीब 1000 बताई गई।
नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले सफाई कर्मचारियों को वेतन स्वास्थ्य समिति को दिया जाता था, लेकिन 2 दिसंबर को बोर्ड भंग होने के बाद नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन और पीएफ में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन की धनराशि ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया, जिसके लिए कर्मचारियों के सभी डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए और फिर खुलासा हुआ कि लिस्ट में जिन कर्मचारियों का नाम था वो मौके पर या तो नहीं पाए गए या फिर उनकी जगह कोई दूसरा काम करता हुआ पाया गया। खुलासे के बाद नगर निगम प्रशासक सोनिका ने सीडीओ को जांच के आदेश दिए और दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि 22 वार्डों में 99 कर्मचारी ऐसे थे जिनके नाम नगर निगम को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन मौके पर नहीं पाए गए। सीडीओ द्वारा करीब 4 महीने में ये जांच पूरी की गई और फिर रिपोर्ट मई की शुरुआत में जिलाधिकारी के टेबल तक पहुंची, जहां से करीब 1 हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट नगर आयुक्त गौरव कुमार को सौंपी गई। लेकिन अब एक बार फिर से जांच रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दोबारा से ये रिपोर्ट वापस भेज दी गई है। स्वच्छता समिति की जो आख्या मांगी गई थी हेल्थ सेक्शन से, उसमें एक अंतरिम आख्या हेल्थ सेक्शन के द्वारा भेजी गई थी। उसमें कुछ तथ्य पूरे नहीं थे जिनके बिना जांच को निष्कर्ष पर पहुंचाना या कोई निर्णय लेना संभव नहीं था। इसके लिए हेल्थ सेक्शन को फिर से निर्देशित किया गया कि पूर्ण तथ्यों के साथ और पूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ पुनः रिपोर्ट को प्रेषित करें ताकि इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच में पहले 4 महीने लगे, तब जाकर जांच रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद अब रिपोर्ट एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस फर्जीवाड़े में नगर निगम आखिर कब ठोस कार्रवाई करता है और करोड़ों की रिकवरी के लिए क्या कुछ रणनीति बनाता है। वहीं हल्द्वानी में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मानसून सीजन में किसी भी तरह की कोई आपदा की अगर घटना होती है तो उससे निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि नदी नालों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के लिए 29 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे और साथ ही तहसील स्तर पर भी सारी तैयारियां की गई है। आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही जो भी जितने भी फील्ड कर्मचारी हमारे हैं और जो एक्स्ट्रा PRDs वगैरह मिले हैं आपदा के लिए, उन सभी को तैनात कर दिया गया है। और जहाँ पर हमारे संवेदनशील हैं, सूर्या नाला है या शेर नाला है, इन क्षेत्रों में निरंतर नज़र रखी जा रही है। और क्योंकि अभी बरसात जारी है और हल्की बरसात है, फिर भी एहतियातन पूरी दृष्टि रखी जा रही है। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने हरित देहरादून पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों से पेड़ लगाने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि इस अभियान के तहत अब तक विकास नगर, सेलाकुई सहित बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुटने की भी अपील की है। हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है, जिसने ये डिमांड रेज की है, उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। वहीं हल्द्वानी में नरीमन चौराहे से लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण में कई पेड़ों का कटान होना है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग रखी है कि पेड़ों का कटान न किया जाए, प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर कोई दूसरा विकल्प तलाश करे। शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है, उसमें हमें वार्निंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था। जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय अब ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं राजधानी देहरादून के कनार कटान गांव में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता दीपक नौटियाल ने बताया कि जल्द ही वन विभाग और पेयजल विभाग संयुक्त चिन्हितकरण का काम करेगा। स्थान का सर्वे किया जाएगा, इसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार 3000 करोड़ की सोंग बांध परियोजना के तहत ऊंचाई वाले इलाके पर रिजर्वायर बनाने की तैयारी कर रहा है। परियोजना के लिए कनार गांव से पहले खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट को चिन्हित किया गया था, लेकिन लोगों के प्रदर्शन के बाद अब सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है। मेरे को पता है, कल मैंने बात की थी, अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं हुआ है, तो स्थिति क्या है वहां पे हमें अभी स्पष्ट नहीं है। जब एक बार संयुक्त निरीक्षण होगा क्षेत्र का, तब इसमें स्थिति क्लियर होगी कि कितने पेड़ हैं और क्या है। अल्मोड़ा की रानीधारा रोड लंबे समय से बदहाली के आंसू बहा रही है। सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज लोगों ने बताया कि क्षेत्र में सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद भी रोड को दुरुस्त नहीं किया गया। आपको बता दें कि लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के एई और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने खस्ताहाल सड़क का निरीक्षण कर 15 दिनों में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने का आश्वासन लोगों को दिया है। का निर्माण नहीं हो रहा है और सीवर लाइन खुदने की वजह से हमारे घरों में काफी पानी, मलबा और पाइपलाइन की लीकेज 2-3 महीने से लगातार चले जा रही है। ना प्रशासन ना अधिकारी कोई भी इसका सुध नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमें बिना कोई निर्णय ना मिलने की वजह से हमें यहाँ सड़कों में बैठना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रशासन 5 दिन से हम धरने में बैठे और कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। पालिका के पास जो धनराशि उपलब्ध है उसमें पालिका द्वारा कार्य आवंटन करके कार्य पिछले 15 दिन पूर्व शुरू करा दिया गया है। इसके अलावा भी 15 लाख रुपए की धनराशि पालिका को पेयजल निगम द्वारा मिली थी, उसकी भी निविदा पूर्व में ही लगा दी गई है। जो रानीधारा मार्ग है उसमें विगत 1-1.5 साल से सीवर लाइन का कार्य जो है गतिमान है और जिस फेज में पेयजल निगम ने अपना सीवर लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उस फेज में पालिका द्वारा निर्माण कार्य पूर्व में ही आरंभ कर दिया गया है। वहीं किच्छा में सिरोली कला में जिला विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रही है। जिला विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रोहेला ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण की टीम ने सर्वे कर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने की ये कार्रवाई की है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नदी क्षेत्र के किनारे का क्षेत्र है। मास्टर प्लान में ये कृषि लैंड यूज के अंतर्गत आता है। कृषि लैंड यूज में कॉलोनी पास नहीं हो सकती है। वैसे भी संवेदनशील क्षेत्र मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि लोगों ने बताया कि भारी बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी का जलभराव भी यहाँ पर हो जाता है। ऐसी दशा में सुरक्षित क्षेत्र भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो कॉलोनी के डेवलपमेंट के स्वरूप में खास करके जो रोड और रोड से बनी हुई दीवारें बनाई गई थी उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो निजी भवन बन चुके थे अभी उनको हम नोटिस देंगे, अभी उसको तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, आज 3 कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, जिसमें से 2 पर कार्रवाई चल रही है। एक मामला अभी हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गया है, तो उस पर हम अभी उसका वेट कर रहे हैं। वहीं चंपावत में विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावत ने बताया कि प्लान ऑफ एक्शन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कानून की जानकारी लोगों को दी जा रही है ताकि लोग अपराधों से दूर रहे और नशे की लत से भी दूर रह सके। देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस ने एक बार फिर से यात्रियों को धोखा दिया है। आपको बता दें कि 30 सवारियों को लेकर देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो लोहाघाट के मानेश्वर में होस पाइप फटने से बंद हो गई। बस खराब होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बस परिचालक ने बताया कि सवारियों को दूसरी बस की मदद से भिजवा दिया गया है। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रहे थे, वहाँ चंपावत में होस पाइप फट गया था, जिस कारण यात्रियों को हमने दूसरी गाड़ी में भेज दिया था पिथौरागढ़ को उनके गंतव्य स्थान में। मतलब इसमें लगभग 29 सवारी। उधर नैनीताल वन प्रभाग की मोनरा रेंज में HMT फैक्ट्री के पास बाघ की चहलकदमी से लोग काफी दहशत में हैं। ग्रामीण घरों में कैद है। लोगों का कहना है कि पैदल आवाजाही के दौरान भी लोगों को हमले का डर सताता रहता है। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में भी अडानी ग्रुप की एंट्री, कृषि समेत कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की तैयारी, कांग्रेस ने उठाए सवाल।
राज्य में उपचुनाव के प्रचार के लिए मैदान में राजनीतिक दल, दोनों सीटों पर जीत का दावा। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बोले, उपचुनाव में जीत पक्की। दून नगर निगम की स्वच्छता समिति फर्जीवाड़े में आखिर कब होगी कार्रवाई? एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही जांच रिपोर्ट, करोड़ों की रिकवरी का इंतजार। और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता पर दलित लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप, नामजद एफआईआर दर्ज, पार्टी ने किया निष्कासित।